हेलो बच्चों, क्लास 12th के पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास 11th के लिए भी है। ठीक है, कोई बच्चा आपका अगर कोई दोस्त क्लास 11th में हो तो उसको भी ज़रूर इन्फॉर्म करो। और ये कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कोर्स आपके सीबीएसई बोर्ड्स को पूरा का पूरा कवर करेगा, जेई मेंस और जेई एडवांस को पूरा का पूरा कवर करके चलेगा। ठीक है। और इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, और उन असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको बने रहना होगा टेलीग्राम चैनल पर भी। जी हाँ, जो क्लास नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड की जाती हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ना नोट्स के लिए, ना असाइनमेंट्स के लिए। इवन आगे टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके लिए भी कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। तो आई होप इतना कुछ जब आपको मिल ही रहा है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप ट्रेंडिंग ट्यूटर को सब्सक्राइब करके रखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है बच्चे। आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, रिंग पे। ठीक है, रिंग बोल लो या लूप बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई का एक बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या है, बेसिकली डेरिवेशन है। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। कोई रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या दी हुई है, ए दी हुई है। ए रेडियस की एक रिंग है। अब इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है। सर हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो भाई वो बताते, अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या लो, पॉजिटिव चार्ज लो। Obtain expression for electric field intensity at a point on the axis of a ring। इस रिंग की एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कहाँ पे बतानी है सर, कहीं पे बता दो। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रिंग। मान लो इस पॉइंट पे आप बताते हो, ये पॉइंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। तो सेम आपको डेरिवेशन करनी है। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। रिंग लिखा आ सकता है या बेटा लूप लिखा आ सकता है। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो वहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना पार्ट मेरा कंप्लीट होता है। आगे कह रहे हैं, हेंच शो दैट फॉर द पॉइंट्स एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। कि भाई ये ड्राइव करने के बाद यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक है, जी हाँ, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ये समझते हैं। कितनी आई वैल्यू, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, याद है भैया, फॉर्मूले याद करते जाना। के, इस पे चार्ज ले लेते हैं क्यू, एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन डराइव कर लिया कि यहाँ पे एट अ पॉइंट पी, जो एक्स डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो फॉर्मूले में आर स्क्वेयर था, क्योंकि वहाँ पे रेडियस आर थी। ठीक है जी, ओके। अब ये कह रहे हैं, हेंस शो दैट फॉर ए पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग। मतलब लार्ज डिस्टेंस, ये जो एक्स यहाँ पे है, एक्स बहुत दूर है भाई। मान लो एक्स क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपने निकाल लिया जो पॉइंट रिंग के एक्सिस से, मतलब रिंग से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है और एक्सिस पे ही है। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा एक्सिस पर ही, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस केस में बेटा क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। एक्स की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, मतलब ए बहुत छोटा है। अगर ए छोटा है तो देयर फोर ए स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वेयर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वेयर को अब अगर आप इस फॉर्मूले में नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है, तो ई पी
क्या बनेगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, जो क्या रह जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये जो फॉर्मूला है के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे अब पी पॉइंट पे नहीं आएगी ये, अब ये पॉइंट पी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर पे कोई पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा दूर पे जब एक पॉइंट है तो रिंग के कारण बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सिस, इसके कंपैरिजन से, किसके कंपैरिजन से, इसके रेडियस के कंपैरिजन से। तो भैया ये चीज़ तो आपने किसके लिए पढ़ी हुई है, ये जो रिलेशन आता है ये क्या आ रहा है, सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज पॉइंट चार्ज। जैसा पॉइंट चार्ज होता है, मान लो अगर मैं इस रिंग की जगह यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख दूँ और उससे यहाँ पे इस डिस्टेंस पे जो x है, यहाँ पे अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछता तो क्या कहते आप, सर के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये रिंग एक चार्ज की तरह नहीं बिहेव कर रही, एक पॉइंट चार्ज की तरह नहीं बिहेव कर रही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करके दिखानी थी, जो ये फर्दर लगाया हुआ है ना, हैंड शो दैट, फर्दर एक लाइन लिखी हुई है, हैंड शो दैट द फॉर द पॉइंट्स एट अ लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ करके दिखानी थी। कई टीचर्स, कई आपके स्कूल के टीचर्स ने या ट्यूशन के टीचर्स ने इसको स्पेशल केस भी लिखवाया होगा, है ना, तो वैसे कर लो भाई अगर आपको पता है। नहीं तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। मेन चीज़ है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही, है ना। इस बार 2025 में जो आपने पेपर देखा होगा उसमें ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स टफ आई है ना, फिज़िक्स टफ आई है। फिज़िक्स नॉर्मल ही आई है बेटा, फिज़िक्स क्या है, नॉर्मल आई है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझ पाए बच्चे थे। लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है बच्चों को, जितने बच्चों से हमने बात की, कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर उन्हें सिंपल भाषा में बता देना कि भैया ऐसा करना है, वो कहते हैं कि अरे यार ये तो मेरे को आता था। तो मेक श्योर करो आप जितने क्वेश्चंस रीड कर पाओ, क्वेश्चन रीड करा करो और उनको ट्राई किया करो समझने की कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज आपको भी यही दिक्कत होगी, ठीक है। और जो ये वीडियोस बनाते रहते हैं ना, इतनी चीज़ें टफ आ गई, सीबीएसई को ये करना चाहिए, सीबीएसई को वो करना चाहिए, इनके माहौल में भी मत बना करो। उनका काम है व्यूज़ लेना, तो व्यूज़ आ जाते हैं। अगर इतना ही सब कुछ गलत होता पेपर में तो अभी तक कोई ना कोई एक्शन ले चुके होते, सीबीएसई वाले भी या कोर्ट में भी, है ना। यूट्यूब कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे हम आके चिल्लाते रहते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, इतना काम है, ख़त्म बात। ये चीज़ ऐसे नहीं करनी थी, सीबीएसई को ये, सीबीएसई को वो। भैया सीबीएसई एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसको पता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर उनके ज्यूरिसडिक्शन में कुछ होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। मैटर कोर्ट तक लेके जाओ, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। चलो जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन जितने मर्जी, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो ना बेटा लगा लेना। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। ये एक ना अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट सर, जब हम दो इक्वल और ओपोजिट चार्जेस को, कैसे, दो इक्वल और ओपोजिट, मान लो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनको किसी छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो ये जो पूरी अरेंजमेंट बनती है ना बेटा, इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल का नाम देते हैं। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, डाइपोल मतलब दो पोल, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन क्या है, अब हमें पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्स निकालना आ जाए, पोटेंशियल निकालना आ जाए, मतलब कुछ भी चीज़ करना आ जाए,
किसी भी डाइपोल के कारण। तो कंडीशन होती है कि इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है डी, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है डी, ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। डी मस्ट बी वेरी स्मॉल। कंडीशन क्या है? डी मस्ट बी वेरी स्मॉल। सर किससे स्मॉल होना चाहिए? जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू द डिस्टेंस where we have to calculate, where we have to calculate electric field या फोर्स, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, फोर्स करना है, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे आपने कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी आप इसको डायपोल का नाम दोगे, और डायपोल का नाम देने के साथ साथ तभी आप डायपोल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लगा पाओगे। अब सर हमें पढ़ना क्यों है डायपोल? ठीक है, डायपोल होते कहाँ हैं सर, है ना? आपने केमिस्ट्री में ये सुना है, HCl। अब HCl, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इन्होंने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है ना जी? ये सब चीज़ें आपको आई होप पता हैं। लेकिन इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किधर रहता है बेटा? क्लोरीन की तरफ। ऐसे करके दिखाते हो ना आप, क्लोरीन की तरफ, जिससे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको आप क्या कहते हो? बॉन्ड लेंथ। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो बेटा ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपकी क्या है? ये क्या चीज़ है भाई, बताओ? ये डाइपोल ही तो हो गया। क्या हो गया ये? डायपोल ही तो हो गया बेटा। समझ आई बात? क्लियर है? ये सेपरेशन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अब बात आती है क्यों सर इक्वल और अपोजिट चार्ज ही तो रखे हुए हैं, है ना भाई? मान लो आपने क्या कहा कि इनके बीच में सेपरेशन डी ले ली, और मान लेते हैं हमने यहाँ पे इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सर। यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सर दो चार्ज ही तो हैं, मैं प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के कारण सर इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सर, जोन सी बड़ी होगी उसमें से माइनस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सर। क्या दिक्कत है ना? यही सीन है ना? हाँ बेटा, ऐसे हम कर तो सकते हैं, ठीक है, करना तो यही चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? जब ऐसा करके देखा और एक्सपेरिमेंटली, जब हमने थ्योरेटिकली ऐसा निकाला और एक्सपेरिमेंटली देखा, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैच ही नहीं कर रही, ठीक है। ये चार्ज जो है, ये जो सिस्टम है ना, दिस सिस्टम, जब आप एक्सपेरिमेंट से देखोगे और ऐसे थ्योरेटिकली निकाल के देखोगे, बेटा चीज़ें सेम नहीं आती। दीज पेयर ऑफ चार्जेस, these pair of charges do not behave, do not behave like two individual charges, like two individual charges। भैया ये दो इंडिविजुअल चार्जेस की तरह बिहेव ही नहीं करते। जो हम ये जो मेथड लगा रहे हैं ना, ये कैसे लगा रहे हैं कि भैया दो चार्जेस पड़े हुए हैं, दो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे ऐसे पड़े होते हैं, ये डी डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है।
तब क्या होता है, इनका बिहेवियर ही अलग होता है। सर कैसे बिहेवियर अलग होता है? यार देखो, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इंडिविजुअल चार्ज है, कोई भी इंडिविजुअल चार्ज आप लो, उसके कारण किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है ना। लेकिन बट इन केस ऑफ डाइपोल, इन केस ऑफ डाइपोल दिक्कत क्या आ रही है, जब ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई ना, देखा गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी इसके क्यूब के, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो अब हमें ज़रूरत पड़ी कि भैया ये तो कुछ अजीबोगरीब सी ही चीज़ है, ये तो दो इंडिविजुअल चार्जेस की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर इसको तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो डायपोल मेरे हिसाब से लिख लोगे यार, डायपोल क्या होता है? when two equal and opposite charges are separated by a very small distance, the arrangement of the charges is called dipole। चलो मैं ही लिख देता हूँ यार, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी यहीं पे। ये लो जी। when two equal and opposite charges, equal and opposite charges are separated by a very small distance, are separated by a very small distance, the arrangement of this arrangement, this arrangement is called electric dipole। This arrangement is called इलेक्ट्रिक डायपोल। इस अरेंजमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने समझ लिया क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, अगर एक सेपरेशन, मतलब उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। क्यों पढ़ना है, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर है ना। तो अब आ जाते हैं इसकी टर्म्स पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट आपने निकाला हुआ है यार केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 4 है ना, क्लास इलेवेंथ की बात कर रहा हूँ। क्लास इलेवेंथ में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ी है ना, तो वहाँ पे निकाला है। आइडिया तो है। चलो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन डी। अभी डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट को बेटा पी से लिखते हैं। स्मॉल से लिखना है, कैपिटल से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल से बुक में लिखा हुआ है तो हम भी कैपिटल लेके चलेंगे, ठीक है। पी, अब वेक्टर लगा रहा हूँ तो वेक्टर क्वांटिटी ही है भाई, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? वैल्यू कितनी होगी, निकालते कैसे? आइदर चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज उठाओ क्योंकि दोनों ही बराबर है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है। जैसे हमारी फिगर के हिसाब से अगर हम लिखें डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं मोड का साइन लगा रहा हूँ। अब समझ जाना, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज उठा लो, क्यू, इनटू सेपरेशन,
सेपरेशन क्या है, कितना, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी डिस्टेंस से, तो डी। ये लो जी, ये आ गई वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अब ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। मीन्स यहाँ पे अगर मुझे डायपोल मोमेंट दिखाना है तो ये ऐसे हम शो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की वैल्यू, डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, डायरेक्शन ये होगी। यूनिट, यूनिट क्या होगी, आइदर चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, सेपरेशन लेंथ मीटर, ठीक है, तो ये क्या आ गया, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, एल ए टी, या एल टी ए आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, लेंथ टाइम इनटू एम्पियर, करंट की यूनिट, क्योंकि चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए टी, लेंथ की होगी एल, तो ए टी इंटू एल, तो हमने क्या लिखा, एल ए टी, ठीक है बच्चे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तक डायपोल मोमेंट क्लियर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है डायपोल के कारण, यहाँ पे अब देखो, है तो ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे आएंगी, क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ डायपोल, डायपोल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब ये यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में थोड़ा सा बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है, जैसे ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, यहाँ पे एक हमने चार्ज बिठाया -q, जिसकी पोजीशन है -d, 0, और यहाँ पे एक चार्ज बिठाया +q, जिसकी पोजीशन है d, 0। अरे डी कहाँ से डिस्टेंस होगा भैया, ओरिजिन से होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बीच में मैंने क्या मान रखा है, ओरिजिन मान रखा है, ठीक है जी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे बेटा जब मोनोपोल 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना होता है। सर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, -q और +q, कितना आया, 0 आया, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है, 0 ही आना चाहिए। ये 0, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल, इसी को क्या नाम दिया हुआ है, मोनोपोल,
जब मोनोपोल जीरो होगा देन ओनली वी कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। देन ओनली वी कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो सर मोनोपोल तो जीरो ही आएगा। डायपोल क्या होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होने चाहिए, तो ये तो हमेशा ही जीरो आएगा। भैया तीन चार्ज दे दे, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज बिठा दें तो अभी देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। चार चार्ज का सिस्टम दे दे, पांच चार्ज का सिस्टम दे दे, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है मोनोपोल। अगर मोनोपोल जीरो आ रहा है तब हम आगे चलेंगे अपने डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करने। सबसे डायपोल मोमेंट आपने बताया तो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है चार्ज, ठीक है, चार्ज, आइदर चार्ज, चलो छोड़ो, अब मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। जितने भी हमारे, जरूरी नहीं है बेटा आपका दो ही चार्जेस दिए हों, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, पांच भी दे सकते हैं। जितने भी चार्जेस दिए हुए हों उन सभी चार्जेस को ऐड करना है प्रोडक्ट के साथ। कौन से प्रोडक्ट के साथ? चार्ज का और डिस्टेंस का। और यहाँ पे चार्ज आपको विद साइन रखना है। चार्ज कैसे रखना है? साइन के साथ रखना है, इनटू पोजीशन वेक्टर। अब ये जो सेपरेशन सेपरेशन हम कहते हैं ना, ये सेपरेशन एक्चुअल में होता है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, इनका क्या लेना होता है? हमें समेशन लेना होता है। समेशन मतलब इन सभी को, जितने भी चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं तो दोनों चार्जेस का और उनके पोजीशन को मल्टीप्लाई करो और ऐड करके लिख दो। अब सर पोजीशन वेक्टर, मेरे को तो याद आ रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर होता था, पोजीशन वेक्टर क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता था उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते थे। तो यहाँ पे, ठीक है, हम डायपोल मोमेंट के केस में हमारा ओरिजिन क्या होगा? जैसे यहाँ पे तो आपको मान लो ये आपने बीच में क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। क्या हर बार ऐसा सिस्टम दिया जाएगा? है, हर बार ऐसा सिस्टम दिया जाएगा? यहाँ पे तो ओरिजिन की वैल्यू भी क्या ले ली, चलो जीरो जीरो ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा सिस्टम हर बार देंगे? हमें ओरिजिन का कैसे पता चलेगा? इतनी आपको छूट है, यू कैन टेक ओरिजिन एट एनी प्लेस। ओरिजिन तुम जिस मर्जी जगह पे ले लो, यू कैन टेक ओरिजिन एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे तुम ओरिजिन को माप लो, ओरिजिन अपना जहां मर्जी मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये लो जी, दोबारा से वही सिस्टम बनाते हैं। ये 0,0, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, D,0, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, माइनस D,0, ठीक है। पोजीशन दे रखी है, क्लियर। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मोनोपोल जीरो है या नहीं। तो टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो आ गया तो मैं अपनी फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो P समेशन ऑफ चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर। मान लो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन वाले चार्ज की हमने बात की। अब ग्रीन वाले चार्ज के लिए चार्ज कितना है, प्लस क्यू इनटू पोजीशन वेक्टर। अब मैंने ओरिजिन कहाँ पे लिया हुआ है अपना, 0,0। ओरिजिन मेरा कहाँ पे है बेटा, ये बिल्कुल ओ पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये कितना होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, हाँ डी है ना ये, तो डी। और ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर को किस फॉर्म में लिखोगे, आई जे के कैप में। तो डी आई कैप, एक्स में है आई कैप, डी आई कैप
क्लियर? प्लस समेशन है ना, तो ऐड करेंगे। अब हम इसका लेंगे प्लस माइनस क्यू इंटू, इधर अब डिस्टेंस कितना है सर? माइनस डी आई कैप। एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव साइड है, उसके लिए माइनस आएगा। बिल्कुल आएगा जी, माइनस डी आई कैप। तो अब मेरे हिसाब से लिखना आया, तो ये क्या आएगा? क्यू डी आई कैप प्लस क्यू डी आई कैप। तो टोटल कितना आया? 2 क्यू डी आई कैप। ठीक है, ये हमारा क्या आया? डायपोल मोमेंट आया। अब सर ये देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में अगर मैं सेपरेशन लिखता तो यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक डी है। ओरिजिन से दोनों साइड डी हैं, तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 2D बन गया। तो आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन 2D। तो वो भी तो क्या आया सर? 2QD ही आया। बिल्कुल आएगा बेटा, सेम आएगा। इसीलिए मैं आपको कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूँ। वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट मिल जाएगा। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मर्जी। अब सर आपने एक बात कही कि ओरिजिन कहीं पे भी ले लो। आपने एक बात बोली कि ओरिजिन ले लो आप कहीं पे भी, तो ले लो। हाँ जी, अभी भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सही से चल रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मानो मैंने ओरिजिन अपना ये ओ पॉइंट से हटा के इसी पॉइंट को हमने क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया। ये मेरा क्या है अब? ओरिजिन है। ओरिजिन ये है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,0, 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो मतलब अगर आप यार इसको खिसका के यहाँ लेके आ रहे हो, तो ये भी आगे उतना ही खिसक जाएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूँ अपना 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये 2D,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2D,0 हो जाएगा। तो फिर निकाल लो। ठीक है, अब निकाल लो आप। माइनस क्यू आइदर चार्ज, मतलब सॉरी चार्ज इनटू उसका पोजीशन वेक्टर से डिस्टेंस। अरे ये तो खुद ही पोजीशन वेक्टर, मतलब इसका तो जीरो ही है। 0 आई कैप प्लस 0 J कैप, इसका तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना? ये तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। प्लस क्यू इंटू 2D,I कैप। तो ये वैल्यू वैल्यू 0 होगी। उधर से कितना आया? 2QD,I कैप। 2QD,I कैप अब भी सेम आया। तो इसीलिए कहा था ओरिजिन जहाँ मर्जी ले लो। ओरिजिन मैं बताता हूँ आपको, अब देखो थोड़ा सा। ओरिजिन ना आप यहाँ पे भी मान लो, ये लो जी, ये रहा आपका ओरिजिन। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरी समझदारी है, मेरी नॉलेज क्या कहती है कि मैं ओरिजिन यहाँ पे मान सकता हूँ। ये बात मेरी कौन कह रही है? नॉलेज। मेरी समझदारी क्या कहती है? क्या भाई मुझे मानना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सर? अरे बेटा मेरे को डिस्टेंस पता है। ये डिस्टेंस क्या पता है आपको? पहले तो ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो और लिख लो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर चाहिए ना। यहाँ का पोजीशन वेक्टर लिख लो। ठीक है, क्लियर है बात? क्योंकि अब ये 0 पे नहीं आएगा, ये 2D,0 नहीं रहा। 2D,0 नहीं रहा। ओरिजिन वाली लाइन अब यहाँ से पास कर रही है। तो मेरी अक्लमंदी कुछ और कह रही है, मेरी नॉलेज कुछ और कह रही है। तो नॉलेज और विजडम में, कहते हैं ना नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है, वो यही है। मेरी नॉलेज कह रही है कि मैं यहाँ ओरिजिन ले सकता हूँ, लेकिन मेरी समझदारी क्या कह रही है, मेरी विजडम क्या कह रही है कि भैया नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओरिजिन तो आप जहाँ मर्जी ले सकते हो, लेकिन मैं, आपने सर ये प्लस माइनस क्यू वाले पे ही क्यों चुना? क्योंकि थोड़ी सी समझदारी भी लगानी है। आप प्लस क्यू वाले पे चुन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ से आप इसका डिस्टेंस लिख सकते हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस लिख सकते हो।
ठीक है, चलो अब एक आपके लिए क्या करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे +2q, यहाँ पे -2q, यहाँ पे -2q और यहाँ पे +2q। वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखाओ, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकालो, डायपोल मोमेंट निकालो, बेसिकली सिंपल सी बात है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालना है। कोऑर्डिनेट्स में आपको बताता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट -a,0, इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,a और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,-a। ठीक है, अब ये है, वीडियो पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और अपना सोल्व करना स्टार्ट करो। चलो, आई होप आपने निकाल लिया होगा, तो देखते हैं। ठीक है, ओरिजिन मैं कहाँ ले रहा हूँ भाई, मैंने तो बीच में लिया है, आई होप आपने भी बीच में लिया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि टोटल चार्ज चेक करो, ठीक है, +2q, -2q, -2q और +2q, ये आ रहा है 0, 0 आ रहा है, तो मैं मोनोपोल 0 आया मेरा, तो मैं काउंट कर सकता, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने डायपोल मोमेंट को। ठीक है, चलो कैसे करना है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, कोई सा भी चार्ज उठाओ, जैसे -2q इंटू इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पोजीशन वेक्टर a i कैप प्लस नेक्स्ट 2q। ठीक है, ओ सॉरी, इसी को लेते हैं पहले, इधर आ जाओ, 2q, इधर क्या आएगा, -a i कैप, 2q इंटू -a i कैप। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। चलो भाई, अब आ जाओ ऊपर। इसकी अगर हम बात करें, जहाँ पे ये ग्रीन वाला जो एरो है, ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा, a j कैप। क्या बनेगा, अगर पूरा आप लिख रहे हो तो आई में तो 0 है, 0 i कैप प्लस a j कैप, तो 0 i कैप को हटा के क्या बना, ये a j कैप। तो 2q इंटू a j कैप, और नीचे सिमिलरली नीचे -2q इंटू -a j कैप, -2q इंटू -a j कैप। ठीक है, क्लियर है, चलो सोल्व करो। -2a q i कैप, -2a q i कैप +2a q j कैप +2a q j कैप। तो ये कितना आया, -4a q i कैप +4a q j कैप। ठीक है सर, एक्स में माइनस आया, भैया डायरेक्शन आपको बता दी। अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, चलो ये मैं चीज़ें हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन इसकी बनाएं, एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, तो अब ठीक है, आपके नोट्स उठने वाले थे अभी। चलो, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ, अब हम कहाँ थे कि हम कह रहे थे कि नेगेटिव आया है एक्स एक्सेस में, बेटा क्या आना चाहिए, हैं, कैसा आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखना, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, -2q से +2q की तरफ, एक्स में किधर आ रहा है, -i कैप वाली डायरेक्शन में नहीं आ रहा, आ रहा है सर, इसीलिए तो आ रहा है। वाई में कहाँ आ रहा है, प्लस, नीचे क्या है माइनस, ऊपर क्या है प्लस, तो इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, तो ऊपर की तरफ +j कैप में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, +j कैप। समझ आई बात। तो ये है हमारा डायपोल मोमेंट इस फिगर का,
ठीक है, ये जो सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे, सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे बिठा रखे हैं, उनके कारण डायपोल मोमेंट ये है। अगर आप चाहो कि मैग्नीट्यूड बता दो सर, तो इसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अंडर रूट वैल्यू क्या होगी, पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर। मतलब ये आपका पी एक्स है एक्स एक्सिस में, और ये क्या है आपका पी वाई है। वैल्यू डालो और निकाल लो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 4√2 ए क्यू। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, का मैग्नीट्यूड आएगा। दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हों, इक्वल हैं, तो क्या आता है, √2 टाइम्स हो जाता है ना। ये चीज़ें शायद आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है ना। चलो, अब एक आपके लिए, एक सेकेंड बना दें। ये चीज़ आपके लिए है, क्या है सर, कि हमारा एक सिस्टम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इसकी लेंथ एल है भाई। और यहाँ पे एक चार्ज है -2Q। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की ही टर्म में निकाल के लेके आना। ठीक है जी, क्लियर है। तो कैसे निकालना है सिखा चुका हूँ, निकालना कैसे है ये हम सीख चुके हैं। क्लियर, चलो। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी पॉइंट पे। ए पोर्शन लिखा हुआ है कि एक्सियल पॉइंट पे। चलो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको पहले, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होते हैं। ये एक चार्ज -Q, ये एक चार्ज +Q। ठीक है, अब ये क्या बन गया, हमारा एक डायपोल बन गया डी डिस्टेंस पे। ये डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना। अगर हम बाहर की तरफ बनाएं, ये इधर ऐसे, क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन क्या होती है, ये होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। हमारा डायपोल की अरेंजमेंट, ये जो लाइन है येलो वाली जो लाइन यहाँ से पास हो रही है, एक्सिस से पास हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है जी, अब देखना एक्सियल लाइन पे, आप एक और चीज़ नोट करो, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये रही वैल्यू, इधर डायरेक्शन ये रही। ठीक है, डायपोल के कारण ये बीच में नहीं है, बीच में आपकी एक्सियल लाइन नहीं है, इतना तो आपका डायपोल का ही सिस्टम है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, डायपोल के इधर ये वाली लाइन, इधर ये वाली लाइन, जो इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है वो हमारी क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही
आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या है, पैरेलल है। लेकिन अगर इधर देखोगे इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊँ तो ये मेरी ये बनेगी, नीचे बनाऊँ तो इधर बनेगी। इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है तो कैसे हैं, यहाँ पे एंटी पैरेलल हैं, आगे लिखवाऊंगा मैं। तो बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, आपको दोनों चीज़ें समझ आई। डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। चलो अब हम करते हैं इक्वेटोरियल, सॉरी, पहले एक्सियल लाइन पे इसको डराइव करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन का एक और चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में कैसे लिख के आनी है, ठीक है ना, वो आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी, उसके लिए आपने कोई रेफरेंस बुक परचेज की होगी, तो उस हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं हमने, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक चार्ज माइनस क्यू, ये एक चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच का ये सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन को हम बेटा, देखो डी है आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, ठीक है, एल दिया होगा, 2L, यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम ले लेते हैं कोई पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है, लेकिन कहाँ पे, एक्सियल, एक्सियल लाइन पे। तो ये हमारी क्या है, एक्सियल लाइन है, ठीक है। अब इस एक्सियल लाइन पे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P। अब ये जो P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये R डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि R जो है वो 2L के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अच्छा सर, आपने R ये बीच में से क्यों मापा, बेटा सारे के सारे डिस्टेंस सेंटर से ही मापे जाते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, सेंटर से मेजर किए जाते हैं, क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया हमारा ग्रीन कलर का, क्यों, देखो अब हम यहाँ पे इसके कारण ये डिस्टेंस कितना होगा, R-L, ऐसा ही है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, R-L का, और जो दूसरे वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, R+L। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक को हम A बोल देते हैं, एक को हम B बोल देते हैं। अब A के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, A के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी भाई, EA, वैल्यू कितनी होगी इसकी, KQ/R-L का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे इस वाइट वाले चार्ज मतलब B के कारण, B के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB, और EB की वैल्यू कितनी होगी, KQ/R+L का होल स्क्वायर। अब इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं, ये हमारा पॉइंट है P, यहाँ पे एक EA, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, EB। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर होगी, अब सीधी सीधी बात है, देख रहे हो आप, EA क्या होगा हमारा, बड़ा होगा EB से, क्यों सर,
अरे ई ए का डिनोमिनेटर छोटा है, आर माइनस एल क्या है, स्मॉल है, कम है आर प्लस एल से। आर प्लस एल ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी समझ आ गई कहाँ पे है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ई ए वाली तरफ होगी। ये हो गया हमारा ई नेट। ई नेट आएगी कैसे, चलो इसी कलर से यूज़ करते हैं। ई नेट हमारा क्या आएगा, ई ए माइनस ई बी। सर ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। सर हमने साइन नहीं लिया, ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। साइन क्यों नहीं लिया भैया, हमने डायरेक्शन दिखा दी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू डालते रहो। के क्यू कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले, यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ्स चलेगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ओपन करेंगे, यहाँ पे ई नेट हमारा क्या आएगा, के क्यू। देखो जल्दी जल्दी से आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आने वाली है ना। करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL अपॉन, अब इसका मैं डायरेक्टली लिख दूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कटता है काट दो, क्या बचेगा, के क्यू इंटू 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। ये आई हमारी ई नेट की वैल्यू, ये क्या है, हमारी ई नेट की वैल्यू आई। अब यहाँ पे आगे हम कंडीशन डालेंगे। देखो, ई नेट के क्यू इंटू 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस 4 RL को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, कैसे, के क्यू इंटू 2 R, क्यू इंटू 2L, सॉरी एल है ना डिस्टेंस उनके बीच में, 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है के इंटू टू एल ये हमारा क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। ये हमारा क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो के इंटू पी इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कंडीशन हमें पता है कि R इज ग्रेटर देन L, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, तभी तो हम इसको डायपोल मान रहे हैं, तभी तो बेटा हम इसको क्या कह रहे हैं, डायपोल कह रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन हमें पता है तो हम ये भी कर सकते हैं कि एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एल स्क्वायर अगर यहाँ से नेग्लेक्ट होगा तो ये क्या बचेगा, के पी इंटू 2R अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे R⁴। एक आर से एक आर कैंसिल करो, तो ई नेट जो आई, ई नेट कितनी आई, 2 KP अपॉन R⁵, 2 KP अपॉन R⁵। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड R के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
आर के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि डायपोल ऐसा क्यों बिहेव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें क्यों पढ़ना है अलग से, तो बेटा उसका रीज़न यही था। देखो यहाँ पे हमने बात की थी, निकाला तो हमने इंडिविजुअल चार्जेस की तरह ही था, लेकिन जब हमने डायपोल की कंडीशन निकाली, ठीक है, यहाँ तक, ये येलो लाइन से ऊपर तक हम वैसे ही करते आए हैं जैसे हमें करना आता है, ठीक है ना। दो इंडिविजुअल चार्ज माने, दो इंडिविजुअल चार्ज मान गए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर यहाँ पे तो आप वैसे ही तो कर रहे हो, दो इंडिविजुअल चार्ज मान के ही तो कर रहे हो। हाँ, मैं दो इंडिविजुअल चार्ज मान के ही कर रहा था, लेकिन यहाँ तक, ये येलो लाइन से ऊपर ऊपर, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये क्या है, ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के बेसिस पे हम उन दो जो चार्जेस रखे हुए हैं उन्हें डायपोल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ डायपोल। तो जब जैसे ही यहाँ पे उनको, अभी तो हम ट्रीट कर रहे थे इंडिविजुअल चार्जेस की तरह, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने डायपोल की कंडीशन डाल दी, तो हमारा इंडिविजुअल चार्जेस वाला तो रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया ना। इसीलिए हमें डायपोल को बेटा कंसीडर करना पड़ता है, डायपोल को अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन, ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे डायपोल के कारण ही इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेटोरियल पे। अब इक्वेटोरियल की हम निकालते हैं, तो देखो माइनस, ये प्लस, इनके बीच में सेपरेशन 2L का है, यहाँ से यहाँ तक L, और इधर से इधर तक भी क्या हो गया, ये L। अब इस पॉइंट पे ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, इस लाइन पे कहीं R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये क्या है, R। अब इसको ट्रीट करो भाई, इसको हम बोल देते हैं A, ये हो गया हमारे लिए B, ठीक है। अब इस B के कारण पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे होगी, ये हमारी क्या हुई, ई ए, सॉरी ई बी, इधर ऐसे होगी ई ए, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। सर इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, एक साइड लिख देता हूँ, इस साइड देखो यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। सेम ऐसे ही उधर भी आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट होगा बेटा रेजोल्यूशन का। अब ये दो आइसोसलेस, ये एक आइसोसलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, तो मेरा ये एंगल क्या है, थीटा है, तो मेरा ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट को समझना, इस पॉइंट को समझो। अब हम यहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे, रिजोल्व करेंगे चीज़ें। ये हमारा पॉइंट था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी ऐसे है, ई ए ऐसे है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लगाएं, तो बेटा ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको रिजोल्व करेंगे, तो एक इधर आएगा हमारा ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर ई बी, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ठीक है। और सिमिलरली ई बी वाले कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, तो इधर हमारा आएगा ई बी साइन थीटा, और इधर हमारा आएगा बेटा ई बी कोस थीटा,
ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? अब मेरे को ई ए और ई बी की वैल्यू बताना। ई ए की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बी की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये होगी। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू ई बी। अगर ई ए ई बी इक्वल है, मैं इनको मान लेता हूँ ये ई है। क्या है? ई मान लेते हैं। और एक बार डायग्राम को दोबारा से कॉपी करके अगले पेज पे लेके चलते हैं, वहाँ पे हम काटापीटी करेंगे। अब ये जब दोनों इक्वल हैं तो बेटा मैं इसको ई लिख लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बी वाला केस ही हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ई साइन थीटा, ये क्या है? ई साइन थीटा। ऊपर भी क्या है? ई साइन थीटा। ये वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे ये वाले वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या रह जाएगी हमारे पास? ये जो पॉइंट है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 2e कोस थीटा। ट्वाइस हो जाएगा ना, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या रह जाएगा? 2e कोस थीटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई? 2e कोस थीटा। वैल्यू डाल दो। 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। अब इस ट्राइंगल से कोस की वैल्यू निकालो। कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया? एल अपॉन हाइपोटेन्यूज आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। अंडर रूट को हमने क्या लिख दिया? पावर 1/2। ठीक। अब के, ये 2 क्यू एल, 2 क्यू और एल मिलके क्या बनाएंगे? डायपोल मोमेंट के पी अपॉन ये क्या होगा? आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2 है, तो हम फिर से वही कंडीशन लगाएं कि आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल। तो एल स्क्वेयर क्या हो सकता है? नेगलेक्ट हो सकता है। एल स्क्वेयर अगर नेगलेक्ट होगा तो ई नेट क्या आया? के पी अपॉन आर क्यूब। के पी अपॉन आर क्यूब। तो इक्विटोरियल पे ये क्या आई हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखना, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर आ रही है। डायग्राम में ना बना के मैं वैसे बनाता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर आ रही है और डायपोल मोमेंट मेरा किधर होगा? इधर होगा। डायपोल मोमेंट इधर होगा। डायपोल मोमेंट और ई नेट एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ रहा है, आ रहा है ना? तो बस यहाँ पे हमारी क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। और अगर इधर देखो, इसमें हम बताना भूल गए, इधर हमारी ई नेट देखो इधर है, और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो डायपोल मोमेंट और ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मीन्स पैरेलल है। तो ओवरऑल समरी क्या है? ओवरऑल हमारी समरी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल कितनी होती है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। और ई इक्वेटोरियल पे कितनी होती है? kp अपॉन आर क्यूब, है ना? तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल।
इक्वेटोरियल पे कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे एक्सियल पे हो चाहे इक्वेटोरियल पे हो, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स अगर मेरे पास एक डायपोल का सिस्टम है, अगर मेरे पास एक डायपोल सिस्टम है तो बेटा वहां पे देखो, इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस साइड भी मतलब आर जितना ये ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होती जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो पैरेलल में बनाना। और अगर हम बात करते बेटा इक्वेटोरियल की, तो जैसे अच्छा इसके कारण भी मैं ना एक वो बनाता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंटी पैरेलल, और धीरे धीरे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे ही इधर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी इक्वेटोरियल पे भी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेटा पैटर्न है, बहुत ध्यान रखना इसका। ठीक है, लिखना है, लिखो उसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट पूछा जाएगा एमसीक्यू में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल is anti-parallel to dipole moment on equatorial line। ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आपसे और क्या पूछ लेंगे कि भैया इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल कितने का होता है। एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, पाई रेडियंस या 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे थीटा कितना होगा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल हैं, पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो आई होप आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है, इन दोनों डेरिवेशन को हजम करो, कल हम इसका एक जर्नल पॉइंट पे निकालेंगे, जर्नल पॉइंट पे निकाल के वहाँ से हम ये केसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इन दोनों डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन लग सकते हैं तो क्वेश्चन लगाओ।